हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, ओवर हेड, ओवर द हेड। तो ध्यान रखना, ओवर हेड है, ओवर द हेड ना निकल जाए। और ओवर हेड का जो वेटेज तुम्हारे एग्जाम में रहता है वो रहता है 15 से 20 मार्क्स का, 15 से लेके 20, 15 to 20 मार्क्स का ये टॉपिक तुम्हारा रहता है, चैप्टर ओवर हेड, ओवर द हेड। स्टडी मटेरियल के अंदर, ओवरहेड के अंदर, अरे स्टडी मैट के अंदर जो ओवरहेड का चैप्टर है ना, वो दो पार्ट में बंटा हुआ है। एक तो चैप्टर तुम्हारा है ही जिसका नाम क्या है, ओवरहेड। एक चैप्टर और है स्टडी मैट के अंदर जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। और ये दोनों मिला के तुम्हारा एग्जाम में इनका वेटेज रहता है कितना, 20 मार्क्स का। और मैं एक ही चैप्टर में इसको क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। वाह सर, हमारे एक चैप्टर कम हो गया। अरे चैप्टर कम थोड़ा हो जाएगा, वो तो मैंने सारा इसी में क्या कर लेना है, कवर कर लेना है कि चैप्टर कम हो गया। तो आज बात करते हैं हम किसके बारे में, ओवरहेड के बारे में। ओवरहेड के इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ओवरहेड का जो ये चैप्टर है ना, इसमें 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। जब हम स्टेप 1 पे जाते हैं तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आते हैं कि सर स्टेप 1 में तो समझ में आ गया, 2 में क्या होगा, आता है ना दिमाग में ख्याल। जब 2 कराऊंगा दिमाग में क्या ख्याल आएंगे, सर 2 समझ में आ गया, 3 में क्या होगा। तो मैं पहले स्टेप नंबर 3 कराऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब सर समझ में कैसे आएगा, वो तुम मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में था क्या। तो हम सबसे फर्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में क्या है उसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको अगर याद हो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक चैप्टर हमने किया था, एक चैप्टर हमने कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स का किया था, याद ना। इन चैप्टर में आपने एक बात पढ़ी थी कि ओवरहेड को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, याद है। ओवरहेड को कस्टमर से क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, कस्टमर से ओवरहेड का पैसा हमें क्या करना है, वसूल करना है। कैसे कस्टमर से पैसा वसूल करता है, ऐसा सिंपल सी बात है, इसको प्राइस में क्या कर दो, ऐड कर दो। मतलब प्राइस में क्या ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट के साथ साथ ओवरहेड को भी क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो, तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो कस्टमर से ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे होगा, इस सेलिंग प्राइस के थ्रू होगा। और इस सेलिंग प्राइस में क्या क्या है, प्राइम कॉस्ट भी है और साथ में ओवरहेड्स भी है। तो इन खर्चों को हम क्या करते हैं, कस्टमर से एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्ब करने के लिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं, और सेलिंग प्राइस क्या साल के स्टार्टिंग में निकालते हैं या साल के एंड में निकालते हैं। तो एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट बिगिनिंग ऑफ ईयर मेरा सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, याद करके बताओ। हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं, याद है क्या। हम लगाते हैं एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड और उसमें डिवाइड करते हैं किसका, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स का। हम पैसा कस्टमर से एब्जॉर्ब करते हैं किसके बेस पे, यूनिट्स के बेस पे, यस और नो। तो इससे क्या निकल के आ जाती है बेटा, तो हम बोलते हैं रिकवरी रेट। क्या बोलते हैं, आरआर। राजस्थान रॉयल्स नहीं है, आरआर का मतलब क्या है, रिकवरी रेट है। हम एक रिकवरी रेट निकालते हैं जिसके बेस पे कस्टमर से पैसा एब्जॉर्ब करते हैं, इसको हम एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन की रेट भी बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। अब मैं ये रेट निकाल के क्या करूंगा, एस्टिमेटेड ओवरहेड निकाल दूंगा, कौन से वाले, पर यूनिट वाले। पर यूनिट के बेस पे मैं कस्टमर के एस्टिमेटेड ओवरहेड्स निकाल दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जितना प्रोडक्शन हम करते हैं वो सारी यूनिट क्या एक जैसी होती है, जितना भी प्रोडक्शन करते हो क्या सारा प्रोडक्शन आपका स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्म होता है क्या। यूनिफॉर्म का मतलब स्कूल के ड्रेस से नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब किससे है, क्या वो सारे जो प्रोडक्शन होते हैं वो एक जैसे होते हैं क्या। जैसे मेरी कंपनी फर्नीचर बनाती है, क्या बनाती है, फर्नीचर बनाती है, तो क्या हम सारे फर्नीचर एक जैसे ही बनाते हैं या मल्टीपल आइटम बनाते हैं। तो उसमें छोटे पीस भी होते हैं तो बड़े पीस भी होते हैं। तो मैं कस्टमर से एब्जॉर्ब कैसे करूं,
यूनिफॉर्म तो होते ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि हर जगह प्रोडक्शन यूनिफॉर्म होता है क्या? मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी ये आईपैड वाली पेंसिल बनाती है, बस यही बनाते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं जितना यूनिट बनाऊंगा उसका डिवाइड करके पर पीस निकाल लूंगा। लेकिन क्या मैं केवल ये बनाता हूँ? मैं तो मोबाइल भी बना रहा हूँ, मैं स्मार्टफोन्स के साथ साथ, समझ गए ना, मैं आपका ना हेडफोन्स भी बना रहा हूँ, मैं माइक भी बना रहा हूँ, तो क्या मेरा सारा प्रोडक्शन एक जैसा है? मैं आपकी बात समझ गया, आप भी मेरी एक बात समझो, मैं बना रहा हूँ वो एक जैसा बना रहा हूँ, लेकिन जितना भी बना रहा हूँ मैं वैरायटीज क्या सिंगल बना रहा हूँ क्या? मेरी वैरायटीज तो मल्टीपल है ना बेटा, मैं मल्टीपल वैरायटीज बना रहा हूँ। मैं वैरायटी अगर मल्टीपल बना, मैं कहता हूँ कि मान लो मैं केवल ए ही बना रहा हूँ, तो मतलब बात ही खत्म हो गई। बात खत्म क्या हो गई कि सिंगल वैरायटी है, तो जितनी भी यूनिट हम सिंगल वैरायटी की बनाएंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे, क्वांटिटी का डिवाइड करके पर पीस की रेट निकाल लेंगे। लेकिन मैं ए भी बनाता हूं, मैं बी भी बनाता हूं, मैं सी भी बनाता हूं, मैं डी भी बनाता हूं, मल्टीपल वैरायटी बना रहे हैं। जैसे फर्नीचर दुकान में छोटा पोडियम बन रहा है, छोटा फर्नीचर बन रहा है, छोटी टेबल बन रही है, बड़े किंग साइज बेड भी बन रहे हैं, बड़े बड़े फर्नीचर भी बन रहे हैं, स्टडी टेबल भी बन रही है, स्टडी चेयर भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है ना। तो वहां पर क्या मैं एस्टिमेशन का जब डिवाइड करूंगा यूनिट का, जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं ए बनाऊंगा 50,000, बी बनाऊंगा 20,000, सी बनाऊंगा 10,000 और डी बनाऊंगा कितने 20,000, ये मेरा प्रोडक्शन का एस्टिमेशन है ए बी सी डी का। तो क्या मैं जितने भी मेरे एस्टिमेटेड ओवरहेड है उसमें मैं क्या इन 1 लाख का डिवाइड करके पर पीस रेट निकाल लूं? अगर इस तरीके से निकालते हो तो इसका मतलब ए के हिस्से में आने वाला खर्चा भी सेम और डी के हिस्से में आने वाला खर्चा भी क्या हो गया, पर पीस सेम हो गया, तो पर पीस का सेम होगा। अब मुझे बताओ कि अगर इसको बनाने में ए जो है ना हमारा एक बहुत लार्ज साइज प्रोडक्ट है और जो डी है वो आपका स्मॉल साइज प्रोडक्ट है, तो उस लार्ज साइज प्रोडक्ट में और उस स्मॉल साइज प्रोडक्ट में आने वाली कॉस्ट क्या इक्वल होगी क्या? नहीं होगी ना। तो ये कंसेप्ट कब काम आता है? जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था यूनिट वाला, जब आपका प्रोडक्शन सिंगल वैरायटी है और यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है, सिंगल वैरायटी में भी यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है, तो हम क्या करते हैं यूनिट के बेस पे निकाल लेते हैं। लेकिन जहां पर आपका प्रोडक्शन यूनिफॉर्म नहीं हो, तो सिंगल वैरायटी ना होकर मल्टीपल वैरायटी हो, तो फिर रिकवरी रेट कैसे निकालोगे? एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड जो आपके आर आ गए, कौन से आर आ गए, वर्किंग आवर्स आ गए। तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक सिंगल पीस के हिस्से में कितना खर्चा आने वाला है, सिंगल पीस पे उसकी जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे, हमें कस्टमर से कितना पैसा एब्जॉर्ब करना है, उसकी हम एक रेट निकाल देते हैं। हम रेट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं और रेट हम पर आर भी निकाल सकते हैं। पर यूनिट की रेट कब निकालते हैं, जब प्रोडक्शन यूनिफॉर्म हो, और पर आर की रेट कब निकालते हैं, जब मल्टीपल वैरायटी ऑफ गुड्स बनाए जा रहे हैं और ईच प्रोडक्ट टेक्स डिफरेंट टाइम टू प्रोड्यूस। तो हम क्या करते हैं बेटा, आर के बेस पे निकाल लेते हैं। तो हम आर के बेस पे एक एस्टिमेशन रेट निकाल के कस्टमर से पैसा एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको याद है कि हम एट एंड ऑफ ईयर क्या करते हैं, एट एंड ऑफ ईयर क्या करते हैं बताओ? हम एट एंड ऑफ ईयर ये करते हैं, हम देखते हैं कि हमने कितने एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड किए। याद आया कि आपको कॉस्ट कंट्रोल में भी मैंने आपको ये बात सिखाई थी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आपको ये बात सिखा रखी है, क्लियर है? तो एक्चुअल ओवरहेड्स कितने इनकर्ड हुए और एक हम देखते हैं कि एक्चुअल ओवरहेड कितने एब्जॉर्ब्ड आपने किए, उससे क्या निकल जाता है बेटा, इनकर्ड लेट एग्जांपल 50 लाख है, एब्जॉर्ब 45 लाख है, तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 लाख का क्या निकल के आ गया, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, अंडर एब्जॉर्ब्ड। और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो हम बोलते हैं उसको ओवर एब्जॉर्ब। अभी जब मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूं तो आप एक बार ये मान के चलना कि अंडर एब्जॉर्ब ही चल रहा है, ओवर एब्जॉर्ब नहीं है, अंडर एब्जॉर्ब ही है। अंडर एब्जॉर्ब समझ में आ गया तो आप बोलोगे सर ओवर एब्जॉर्ब होगा, तो मैं बोलूंगा इस कंसेप्ट को जस्ट रिवर्स कर देना। क्या कर देना, रिवर्स। सर रिवर्स का मतलब क्या है वो अभी आप समझ जाओगे, पहले ये तो समझ लो, उसके बाद में रिवर्सल भी आप समझ जाओगे। अब जो अंडर रिकवरी हुई है उसका क्या ट्रीटमेंट करूं, अब करूं क्या, इसका अंडर रिकवरी का क्या ट्रीटमेंट करूं? अब अंडर रिकवरी तो हो गई, अब जो अंडर रिकवरी हुई है उसका मैं क्या ट्रीटमेंट करूं बोलो? एक मेथड है कि हम सीधा इसको क्या करेंगे,
कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। ये मान के चलेंगे कि जितना अंडर रिकवरी हुआ है वो हमारे बिजनेस में हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया, उसको कॉस्टिंग P&L में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कॉस्ट कंट्रोल याद है? कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग उसको कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर नहीं करते हैं और बाद में उसको रिकंसिलिएशन में डाल देते हैं, याद है क्या? तो वहां पर हम क्या करते थे? बैलेंस CD छोड़ते थे, याद है क्या? बैलेंस CD। बैलेंस CD छोड़ने का मतलब है कि हमने इसको क्या किया है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। हमने इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करने का मतलब ये हो गया कि जब नेक्स्ट ईयर की रेट निकालोगे ना तो क्या करना? एस्टिमेटेड ओवरहेड किस साल के? करंट ईयर के। और उसमें क्या करना? लास्ट ईयर की जो अंडर रिकवरी थी उसको भी क्या कर देना? ऐड कर देना और एक रिकवरी रेट निकाल के उससे पैसा क्या करना? कस्टमर से चार्ज कर लेना। समझ आई बात? तो एक तरीका कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दो। कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करने का मतलब हो गया कि जितनी अंडर रिकवरी हुई है उसको हम हमारे बिजनेस का क्या मान रहे हैं बेटा? लॉस मान रहे हैं और पूरा का पूरा लॉस बुक कर रहे हैं उसी साल के कॉस्टिंग P&L के अंदर। सेकंड तरीका ये है कि हम उसको लॉस ना मान के वो एक कहते ना कि बैठे हैं किनारे पर, कभी तो लहर आएगी। बैठे हैं किनारे पर, कभी तो लहर आएगी, आज नहीं तो कल अंडर रिकवरी भी रिकवर हो जाएगी। समझ गए बात? नो, इस साल रिकवर नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी। सीधी सीधी बात है। लेकिन सर इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है? लॉस मान लें या कस्टमर पे शिफ्ट कर दें? सर कस्टमर पे कहां शिफ्ट किया? देखो जितना अंडर रिकवरी था हमने उसको क्या कर दिया? पूरा का पूरा कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जब रेट निकलेगी उसमें लास्ट ईयर के अंडर रिकवरी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसमें फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया? पूरा का पूरा लॉस हमारा माना और पूरे के पूरे लॉस को हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर लिया। और सेकंड मेथड में हमने क्या किया? उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो सर बेस्ट मेथड कौन सा है? तो एक तीसरा मेथड और आने वाला है और 99.999999% केस में आपको मेथड नंबर 3 ही क्या करना है? यूज करना है। तो ये है इसका मेथड 1। मेथड 1 कहता है कि चार्ज टू कॉस्टिंग P&L और मेथड नंबर 2 क्या करता है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर बजट। ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर बजट। बजट समझो ना, एस्टिमेशंस। नेक्स्ट ईयर के बजट में क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। और एक आता है तुम्हारा कौन सा? मेथड नंबर 3, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। एग्जाम में आपको मेथड नंबर 3 ही करना है और वो बोले कि नहीं बाकी दोनों मेथड से भी करके बताओ तो कर देना, अदरवाइज हम क्या करेंगे? मेथड नंबर 3 ही करेंगे। मेथड नंबर 3 क्या कहता है? कि मेथड नंबर 3 कहता है कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको एक काम करना है, आपको यूनिट्स ढूंढनी है किसकी? वर्क इन प्रोग्रेस की। यूनिट्स ढूंढनी है किसकी? फिनिश गुड्स के स्टॉक की। और यूनिट ढूंढनी है किसकी? फिनिश गुड्स की जो क्वांटिटी आपने क्या कर दी? सोल्ड कर दी। जो फिनिश गुड्स की क्वांटिटी आपने सोल्ड कर दी या जो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक पड़ा है आपके पास में या जो फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके प्रपोर्शन में क्या करना है? अंडर रिकवरी को इन तीनों के बीच में क्या करना है? बांटना है। क्या कह रहा हूं मैं? आपको सबसे फर्स्ट थिंग क्या करना है? वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, फिनिश गुड्स का स्टॉक आइडेंटिफाई करना है और फिनिश गुड्स जो आपने बेच दिया उसकी यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी है। उन तीनों के प्रपोर्शन में क्या करना है? अंडर रिकवरी को बांट देना है। सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जितना पैसा निकल के आया वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक का, उससे हम क्या करेंगे? जो वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यू है ना उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बढ़ाने का मतलब हो गया वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ गई तो उसका मतलब उसका इंपैक्ट हमने किस पे ट्रांसफर कर दिया? भाई पैसा लगा, उसको वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये बर्डन किस पे चला गया? कस्टमर पे शिफ्ट हो गया। जितना फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा है उसे में फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है मतलब उसके जो कॉस्ट है उसको क्या कर दूंगा? इंक्रीज। जितना पैसा फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो गया, जितना पैसा फिनिश गुड्स के स्टॉक की वैल्यू में क्या हो गया? ऐड हो गया। कॉस्ट बढ़ गई तो उसका बर्डन किस पे चला गया? कस्टमर पे चला गया। और जितना पैसा उसके हिस्से का है, किसके हिस्से का? जो फिनिश गुड्स आपने बेच दिया उसका क्या करूं? क्या इसका बर्डन भी कस्टमर पे डालूं?
इसका बर्डन कस्टमर पे कैसे डालूं भैया? ये तो माल बिक चुका है। अब कस्टमर को फोन कर देंगे, सर भाई साहब आपके हिस्से में इतनी अंडर रिकवरी निकल के आई है, पैसा भेज के जाओ। पॉसिबल है? नहीं। ये वाला कहां चला जाएगा तुम्हारा? कॉस्टिंग पेंडल। कैसे जाएगा कॉस्टिंग पेंडल में? इसको हम क्या करेंगे, सीओजीएस में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? सीओजीएस में ऐड कर देंगे। सर सीओजीएस में ऐड करने से क्या होगा? देखो सीओजीएस और प्रॉफिट से क्या निकलता है? सेल्स। सेल्स हो चुकी है, सीओजीएस आपका क्या हो गया? बढ़ गया। तो इंपैक्ट अपने आप क्या आएगा? आपका प्रॉफिट जो है ना वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा। सीधा फंडा है। लेकिन सर इन तीन के हिस्से में क्यों? और भी तो हो सकते हैं, जैसे कि तुम बताओ और कौन से हो सकते हैं? या तो मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है, या मेरे पास में वर्क इन प्रोग्रेस का सॉरी फिनिश गुड्स का स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, या कुछ फिनिश गुड्स मैंने बेच दिए। इसके अलावा सर ये भी तो हो सकता है कि हमने वर्क इन प्रोग्रेस बेच दिया। तो वर्क इन प्रोग्रेस कौन बेचता है भैया? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद ही बेचता है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस तो कोई बेचता नहीं। सर रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल्स पे क्या ओवरहेड लगते हैं? कॉस्ट शीट याद करो, ओवरहेड लगने कहां से स्टार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड होता है तो किसकी वैल्यू में ऐड होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। सेलिंग और एडमिन किस में ऐड होता है? फिनिश गुड्स में और वर्क इन प्रोग्रेस में। रॉ मटेरियल पे तो कोई ओवरहेड लगता ही नहीं है भैया। तो रॉ मटेरियल के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। जो खर्चा लगेगा वो डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। डब्ल्यूआईपी में सेल नहीं होता है तो डब्ल्यूआईपी का केवल क्या होता है? स्टॉक। और फिनिश गुड्स में दो होते हैं, या तो बेच दिया या हमारे पास पड़ा है। जो बेच दिया उससे क्या होगा? सीओजीएस बढ़ेगा। सीओजीएस बढ़ने का इंपैक्ट ये है कि हमारे हिस्से के प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। या हम जो फिनिश गुड्स हमारे पास पड़े हैं स्टॉक में उसकी वैल्यू क्या कर देंगे? इंक्रीज। उससे क्या होगा? फिनिश गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई तो उससे उसका जो बर्डन हमने किस पे ट्रांसफर कर दिया? कस्टमर पे ट्रांसफर। तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट बढ़ा के बर्डन कस्टमर पे ट्रांसफर कैसे हुआ? देखो इन चीजों के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था कि गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि मनीष खत्री तू जो प्रोडक्ट बेचेगा ना उस पे तेरा प्रॉफिट मार्जिन का अपर लिमिट कितनी है? 25%। तो इधर देखो क्या हुआ, मेरी कॉस्ट क्या हो गई थी? इंक्रीज। तो 25% तो मैं कॉस्ट पे ऐड कर दूंगा तो मेरी सेल प्राइस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सेल प्राइस तो सर क्या आप बढ़ा दो अपनी मर्जी से, लेकिन देखो प्रॉब्लम समझना, आप जब तक बेसिक्स पे नहीं रहोगे आप दिमाग खराब कर लोगे अपना। क्या सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना हर इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल है? बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनके सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या होती है? अपर लिमिट होती है। और जिनके ऊपर अपर लिमिट होती है आपको पता है उनकी ऑडिट होती है, याद है ना? या पढ़ा है नहीं पढ़ा तुमने ऑडिट में? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है? ऑडिटर आता है और चेक करता है कि इन्होंने जो सेलिंग प्राइस निकाली है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है या नहीं है। तो इसलिए कॉस्ट में हमने इंक्रीज कर दिया। सर कॉस्ट का क्या है? हर चीज आप कॉस्ट में ऐड कर दो। क्या हर चीज कॉस्ट में ऐड होती है क्या? कॉस्ट में केवल कौन से खर्चे ऐड होते हैं? नॉर्मल और ऑपरेटिंग नेचर के। कौन से? नॉर्मल और ऑपरेटिंग नेचर के। क्या इंटरेस्ट डिविडेंड जो आप दे रहे हो वो ऐड होते हैं क्या? नहीं होते हैं यार। ऑपरेटिंग नेचर के ऐड होते हैं और वो भी कौन से ऐड होते हैं? नॉर्मल ऐड होते हैं। इसलिए हमें देखना जरूरी है इनकी जो कॉस्ट आई है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ये गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। सर गवर्नमेंट कैसे अलाउ करती है? गवर्नमेंट ने बना रखे हैं क्या बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बना रखे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग समझते हो? अकाउंट्स कैसे बनेंगे उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट में क्या चीज ऐड कर सकते हो उसके लिए क्या बना रखे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है। हाँ, वो कौन सा स्टैंडर्ड है उनके नंबर्स वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये चीज कोस्ट में ऐड हो गई। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? और मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि कोस्ट में केवल क्या ऐड हो सकता है? केवल और केवल कौन से वाले? नॉर्मल। और वो भी कौन से वाले? ऑपरेटिंग नेचर के। नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं या एबनॉर्मल है तो वो कोस्ट में कभी भी ऐड नहीं हो सकते हैं। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओवरहेड का। आप देखेंगे तो मैं ना बहुत आगे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि स्टेप्स हैं बहुत सारे और हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं बोलो? लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं। तो लास्ट स्टेप पर आप आइए। क्वेश्चन नंबर 32 ओवरहेड का क्वेश्चन नंबर 32 आगे बेटा। अरे बात समझ में आ गई? तो
प्लीज बातें नहीं। ओवरहेड के जो 3 स्टेप होते हैं उन तीनों का ये सबसे लास्ट स्टेप है। आज कुछ तूफानी करते हैं, और तूफानी में भी एक तूफानी और करते हैं। जब कोई कंसेप्ट बच्चे पढ़ते हैं ना तो कैसे पढ़ते हैं, कंसेप्ट ए फिर थोड़ा सा ऐड करके कंसेप्ट बी भी ऐड कर देते हैं, उसमें कंसेप्ट सी भी ऐड कर देते हैं, फिर डी भी ऐड करते हैं, तब जाके एक कंप्लीट कंसेप्ट क्या होता है, रेडी होता है। ऐसे ही होता है ना, पहले थोड़ा सीखा, उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन, फिर थोड़ा एडिशन, तब जाके एक कंप्लीट कंसेप्ट रेडी होता है। हम तूफानी करेंगे, सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 इस कंसेप्ट का जो स्टेप नंबर 3 है उसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इनसे क्या होंगे, हल्के होंगे, इससे हैवी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है, समझ गए ना। तो स्टेप नंबर 3 और 3 का भी लास्ट क्वेश्चन हम वहां से शुरुआत करेंगे। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आया हुआ है, बहुत पुराना। अच्छा सर, इसका मतलब तो बहुत पुराने क्वेश्चन है, अब थोड़ी ना आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। ये तो 1999 का क्वेश्चन है, और 1999 से लेके आज 2025 तक ऐसे 10-12 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आ रखे हैं, सेम टू सेम। इससे हल्के हो सकते हैं लेकिन इससे हैवी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। तो क्या कहता है, ABC manufacture a single product and absorb the production overhead at predetermined rate of 10 रुपीज पर आवर। ये कस्टमर से पैसा एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, 10 रुपए पर मशीन आर हो या लेबर आर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कस्टमर से पैसा एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, 10 रुपीज पर आवर की रेट पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा आगे, At the end of financial year, it has been found that actual production overhead incurred कितने हुए, बोलो बेटा। आपके प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड कितने हुए बेटा, 6 लाख के। अच्छा एक बात हो, जितने भी ओवरहेड हमारे इनकर्ड होते हैं वो सब हमें कस्टमर से क्या करने होते हैं, एब्जॉर्ब करने होते हैं। यस और नो, आप केवल और केवल जवाब देना यस और नो में। जितने भी ओवरहेड इनकर्ड होते हैं वो कस्टमर से एब्जॉर्ब होते हैं नहीं होते हैं, यस और नो। दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज गौर फरमाना, जितने भी ओवरहेड इनकर्ड होते हैं वो क्या सारे कस्टमर से एब्जॉर्ब होते हैं। तो कौन से एब्जॉर्ब होते हैं, नॉर्मल। एबनॉर्मल आइटम्स कभी भी कस्टमर से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो क्या कहता है पढ़ना, इट इंक्लूड्स 45,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑब्सोल्यूट स्टोर। कोई पुराना माल पड़ा पड़ा खराब हो गया था, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, राइट ऑफ करके कस्टमर पे डाल दो। अरे क्या हर चीज का इंपैक्ट कस्टमर पे जाएगा क्या, कस्टमर मार दो उसको, कष्ट दे देंगे, कस्टमर है क्या वो, कस्टमर है भाई, ग्राहक है, देवता है, भगवान स्वरूप है। क्या हर खर्चे का बर्डन कस्टमर पे डाल दोगे, पुराना माल तुम्हारा खराब हुआ, तुमने राइट ऑफ किया और उसका इंपैक्ट तुम क्या कस्टमर पे डाल दोगे, इसका ये पैसे आप कस्टमर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो कितना राइट ऑफ हुआ, 45,000। अब मुझे बताइए कौन से प्रोडक्शन ओवरहेड हम कस्टमर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नॉर्मल वाले। और 6 लाख में ये 45,000 जो ऐड हो रखा है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, माइनस कर दो एब नॉर्मल ओवरहेड। कितना है ये, कौन कौन से है, देखो पहला कौन सा है, 45,000, पूरा नाम लिख देंगे ना बेटा इसका। सेकंड नंबर कौन सा आइटम दे रखा है, 30,000 का हमने वेजेस दिया था वर्कर्स को, बोला था कि भैया हड़ताल छोड़ो ये 30,000 रुपए ले लो। तो मेरे अकाउंटेंट ने बोला कि सर 30,000 रुपए इनको दिए हड़ताल तोड़वाने के, इन 3,000 इस 30,000 का क्या करें, कस्टमर पे डाल दो। तो क्या ये खर्चा भी, उसका इंपैक्ट भी कस्टमर पे जाएगा क्या यार, वर्कर तुम्हारा स्ट्राइक कर रहा है, क्यों स्ट्राइक कर रहा है, सैलरी मांगते हैं वर्कर यार, अभी तो दी थी 6 महीने पहले, फिर हड़ताल करके बैठ गए। तो वर्कर तुम्हारा स्ट्राइक पे कर रहे हो, तुम्हारा पंगा है ना। अब उनको देने वाला जो अलाउंस है या उनको जो आप रिवॉर्ड दे रहे हो कि स्ट्राइक हटाओ ये रिवॉर्ड ले लो, क्या इसका इंपैक्ट भी बर्डन कस्टमर पे डाल दोगे क्या, नहीं, उसको भी हटा दो। कितना है देखिए, बताओ कितना निकल गया। ये आए हैं नॉर्मल ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब ये ही वो पैसा था जो आप कस्टमर से एब्जॉर्ब कर सकते थे। कितने कर सकते थे, 5,25,000। अब बताओ तुमने ओवरहेड
एब्जॉर्ब किए कितने हैं? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा था? हम कस्टमर से पैसा कितना एब्जॉर्ब करते हैं? 10 रुपीज पर आर। देखना इन्होंने कितने आर काम किया, नीचे आना। इन्होंने 48,000 आवर्स क्या किया है? काम किया है। देखना मल्टीप्लाई करना 48,000 को, कितना हुआ? 4,80,000 आपका क्या हुआ है? कस्टमर से एब्जॉर्ब हुआ है। तो बताना कितना अंडर एब्जॉर्ब हो गया? अंडर एब्जॉर्ब कितना हो गया? 45,000। अब इस अंडर एब्जॉर्ब के कितने ट्रीटमेंट होते हैं? फर्स्ट, सारा कॉस्टिंग पेंडल में। सेकंड, सारा का सारा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दो। और थर्ड, WIP फिनिश गुड्स, और जो फिनिश गुड्स बेच दिया या फिनिश गुड्स का स्टॉक उनके प्रोपोर्शन में बांट दो। यस और नो? लेकिन मुद्दा ये है कि जो ओवरहेड आपके अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं उसका कारण क्या रहा? क्यों अंडर एब्जॉर्ब हुए? पहले सोच के तो बताओ, अंडर एब्जॉर्ब क्यों हुए? एस्टिमेशन गलत थे क्या? अंडर एब्जॉर्ब होने का रीजन हमेशा ये होता है कि एस्टिमेशन गलत थे? देखो, जब मैंने ओवरहेड का एस्टिमेशन लगाया था ना, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऐड किया था ओवरहेड में, दैट मोमेंट पे मैंने सोचा था कि आने वाले ईयर में 5,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमारी लगेगी, और इलेक्ट्रिसिटी की रेट है, लेट एग्जांपल 6 रुपीज पर यूनिट। तो मैंने क्या किया था? ओवरहेड्स में कितना जोड़ दिया था? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, और बाद में 7 हो गई रेट, क्योंकि एस्टिमेशन तो मैंने साल के स्टार्टिंग में लगाए थे, और बाद में रेट कितनी हो गई? इंक्रीज हो गई। उसमें मेरा क्या कसूर? समझे नहीं समझे? तो अब मुझे बताओ, नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है? बताना। मेरे ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हुए कितने? 45,000 के। क्यों हुए? क्योंकि हमारा एस्टिमेशन ही रॉन्ग था। ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? और मैं बोलता हूं कि जो मैंने ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या किए थे? ऐड किए थे। उनकी मार्केट प्राइस बाद में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? मार्केट प्राइस बढ़ना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? वो नॉर्मल है। और तुम्हारे एस्टिमेशंस गलत होना सब नॉर्मल है। हम तो खोटे ही बनाते हैं। अरे तुम्हारे एस्टिमेशन गलत होना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? वो एबनॉर्मल है। कुछ डेविएशन आने का रीजन क्या होता है? जैसे तुमने आर का एस्टिमेशन लगाया था कि हम 40,000 आर काम करेंगे, तुमने काम ही 30,000 आर किया। क्यों ऐसा हुआ? पूछोगे नहीं कि स्टाफ को कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद है? पूछते नहीं है। हाँ भैया क्यों हुआ? शो कॉस्ट नोटिस याद आया? हर अंडर रिकवरी याद है, उसको वेरिएंस बोलते हैं। उसके लिए शो कॉस्ट नोटिस नहीं भेजते हैं। बताओ क्यों ऐसा हुआ? कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस याद आया? हम हर चीज का क्या भेजते हैं? नोटिस। और क्या पूछते हैं? क्यों ऐसा हुआ? बताएगा नहीं? तब ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें से कितना रीजन नॉर्मल है और कितना रीजन एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसमें से जितना रीजन एबनॉर्मल के कारण हुआ वो क्या करोगे? सीधा का सीधा एबनॉर्मल चीजें कहां जाती है? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। तो अब पढ़ना, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या दे रखा है? इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। हमारी प्लानिंग ही खराब थी। नॉर्मल है, हमारी तो प्लानिंग खराब ही होती है सर। हमें देख लो, हमारी भी प्लानिंग खराब होती है। हम सोचते हैं कि आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, वो 3 दिन ही पूरा नहीं होता। अरे तो प्लानिंग खराब होना नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। लेकिन आगे क्या कहता है? रेस्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू द नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट। नॉर्मली जो रेट बढ़ जाती है उसके कारण हुआ। तो इसमें से जितना भी कौन सा वाला है? अंडर एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू एब नॉर्मल रीजन। आप यहां से क्या कर दो? हटा दो। हाँ तो बताओ बेटा, कितना है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन? 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा? 15,000। ये एबनॉर्मल रीजन जो है ना, ये सीधा कहां जाएगा? ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गॉट द पॉइंट? तो पीछे कितना बच गया? 30,000। ये अंडर रिकवरी कौन सी वाली है? नॉर्मल रीजन से जो निकल के आई है। तो यहां लिख देना अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन। गॉट द पॉइंट? अब इसका हमें करना क्या है? ट्रीटमेंट करना है कि अब इस अंडर रिकवरी जो हो गई उसका क्या ट्रीटमेंट होगा।
फर्स्ट ट्रीटमेंट कौन सा होता है? सारा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा सारा नेक्स्ट ईयर के बजट, और थर्ड ट्रीटमेंट था कि 3 चीजों के प्रोपोर्शन में बांटना है। किस किस के प्रोपोर्शन बांटना है? WIP की यूनिट्स, फिनिश गुड्स का स्टॉक, WIP की यूनिट्स क्या? WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, और जो फिनिश गुड्स आपने क्या कर दिया? बेच दिया। देखना इनकी यूनिट्स क्या क्या दे रखी है आपको, और अंडर रिकवरी कितना है? 30,000। बताइए क्या क्या दे रखा है आपको? प्रोडक्शन फिनिश गुड्स में कितना हुआ था बेटा? 20,000, और इनमें से बेच कितने दिए? 18,000। तो बाकी 2,000 बकरी खा गई। कहाँ गए 2,000? स्टॉक में। तो सोल्ड में कितने आ गए? 18,000। स्टॉक में कितने आ गए? 2,000। और WIP में कितना है? WIP में है तो 8,000, लेकिन याद है प्रोसेस कॉस्टिंग ये 80% ही कंप्लीट हुआ है, तो इक्विवेलेंट लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? इक्विवेलेंट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपने किया हुआ है तो आप समझ में आ गई मेरी बात कि इसको इक्विवेलेंट में लाना पड़ेगा। मतलब ये आपके 8,000 है, ये 50% कंप्लीट है, तो ये कितने के बराबर है? 4,000 के बराबर है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। याद आया क्या? नहीं आया? हाँ आगे अच्छी बात है, नहीं आया तो रिवाइज कर लेना। 4,000 आ गई आपकी क्या? यूनिट्स WIP की इक्विवेलेंट यूनिट। टोटल जोड़ना, यूनिट कितनी हो गई बेटा? 24,000। अब इन 24 के प्रोपोर्शन में क्या करना है आपको? शेयर इन अंडर रिकवरी निकालना है। क्या निकालना है? अंडर रिकवरी का शेयर निकालना है। निकालो फटाफट। कैसे निकालोगे? सबसे फर्स्ट काम करो, 30,000 में 24,000 का डिवाइड कर दो। कितना आता है? ₹1.25 का प्रसाद आ गया। अब इस 1.25 को मल्टीप्लाई कर दो, 5,000, 2,000, 500 और 22,500। क्लियर है सर? ये ऐसे लिखना जरूरी है क्या? इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री रेट। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री रेट। जिसमें हम देखते हैं कि जो अंडर रिकवरी हुई है ना, उसकी एक एडिशनल रेट निकालते हैं। सप्लीमेंट रेट का मतलब क्या होता है? जब रिकवरी नॉर्मल रेट से ना हो पाए, जो नॉर्मल रेट 10 रुपए थी, अगर रिकवरी नॉर्मल रेट से ना हो पाए तो उसके बाद में एक एडिशनल रेट निकाली जाएगी। दैट एडिशनल रेट इज नोन एज सप्लीमेंट्री रेट। और जो मेथड नंबर 3 होता है ना, उसका नाम ही यही होता है। क्या नाम क्या होता है बोलो? सप्लीमेंट्री रेट मेथड। नाम क्या होता है? सप्लीमेंट्री रेट मेथड। जब नॉर्मल रेट से ना निकल पाए तो सप्लीमेंट्री रेट लगा देना। अब क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ना कि कोई जर्नल एंट्री भी ठोकनी है क्या? देखो पहला कहता है कि अंडर रिकवरी निकालना है, निकाल दिया। सेकंड बोलता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हो गया, जर्नल एंट्री भी करनी है क्या? तो जर्नल एंट्री बता देता हूं। किसकी? जर्नल एंट्री 2 में आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड। जितना भी प्रोडक्शन ओवरहेड की अंडर रिकवरी थी वो 2 में आ गई। तो ये 2 में कैसे आई? तो मैं आपको थोड़ा सा पूरा बता देता हूं। कॉस्ट कंट्रोल याद है? अरे कॉस्ट कंट्रोल याद है? ओवरहेड इनकर्ड की एंट्री बोलो। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट टू GLA याद है क्या? कॉस्ट कंट्रोल इनकर्ड की एंट्री आ गई। एब्जॉर्ब की एंट्री बोलो। एब्जॉर्ब की एंट्री क्या थी? जितने भी ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं या तो वो WIP में जा रहे थे या फिनिश गुड्स में जा रहे थे। 2 में क्या आ गया? प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड हुआ था 50 लाख, एब्जॉर्ब हुआ है कितना? 45 लाख। कितना क्रेडिट करना बाकी है? 5 लाख क्रेडिट करना बाकी है। तो ये आ गया अंडर रिकवरी का 2 में आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड। बताओ ये कहां कहां गया? कुछ गया WIP में, WIP अकाउंट डेबिट। कुछ कहां गया था याद करके बताओ? फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट। कुछ कहां गया था? COGS में। जितना फिनिश गुड्स जो आपने बेच दिए उसके हिस्से का कहां जाएगा? COGS में। और जो एबनॉर्मल वाले थे भैया 15,000, वो कहां गए थे? सीधे के सीधे कहां? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। ये तुम्हारा हो गया इसकी जर्नल एंट्री। पूछे तो डाल देना, नहीं पूछे तो छोड़ देना। सारी एंट्री नहीं करनी है, वो इनकर्ड वाली वो एंट्री नहीं करनी है आपको। केवल एक
जो अंडर रिकवरी थी उसकी एंट्री करनी है। जो 45,000 की अंडर रिकवरी थी उसमें से जो जो चीजें जहां गई है उसकी एक जनरल एंट्री ठोकनी है आपको। हो गया। तो इसी पैटर्न में तुम्हारे पास में है क्वेश्चन नंबर कौन सा 33। आइए 33 स्टार्ट करते हैं। पहला ट्राई आप खुद करें, वीडियो में पॉज लें आराम से, और जो आपने अभी तक किया है उसको नोट करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले आप अपने आप क्या करें, ट्राई करें। हाँ जी बेटा, वो फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 पर। PQR एक स्मॉल छोटी सी बापड़ी कंपनी है। ये छोटी सी कंपनी क्या करती है बेटा, इनके बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं कितने के, 10,08,000। ये बताओ रिकवरी रेट याद है ना, कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय या तो एस्टिमेटेड यूनिट्स या आर्स। देना क्या दे रखे हैं हमें, आर दे रखे हैं कितने 90। रेट कितनी आ गई देखो, ढंग से रेट निकाल ले। 10,08,000 में 96,000 का डिवाइड करो, हो गया। अब एट एंड ऑफ ईयर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, आपके ओवरहेड जो इनकर्ड कितने हुए हैं, देखना इनकर्ड कितने हुए हैं बेटा, बोलो बेटा इनकर्ड कितने हुए हैं, 6,79,000 के इनकर्ड हुए हैं। अरे अब देख के बताओ ये सारे नॉर्मल है क्या, क्योंकि हम कस्टमर से केवल कौन सा पैसा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखना क्या कहता है, पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट में कोई केस चला था, हम हार गए, तो कोर्ट ने डैमेज लगा दिया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट ने कहा है तो पे तो करना पड़ेगा। स्टाफ ने बोला सर क्या करना है, कोस्ट में ऐड कर दो। समझ ना मैं क्या बोल रहा हूं, कोस्ट, हर चीज कोस्ट का पार्ट है क्या, ये कोस्ट का पार्ट ही नहीं है भाई। कोस्ट में केवल नॉर्मल खर्चे आते हैं, एबनॉर्मल खर्चे कोस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। तो ये एबनॉर्मल है, एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में कोई खर्चा था इसको लास्ट ईयर में रिकॉर्ड करना भूल गए तो इस साल रिकॉर्ड कर दो। तो क्या ये नॉर्मल है, इसका बर्डन भी कस्टमर डाल दूं। हो सकता है कि 20-25 साल पहले भी तुम कुछ लिखना भूल गए थे, उसका बर्डन भी क्या कस्टमर पे डाल दोगे क्या, क्या हो गया चश्मा ही दिलाया है, बोलो हर चीज का बर्डन कस्टमर पे डाल दोगे क्या। तो ये एबनॉर्मल है, ये सीधे कहां जाएंगे, कॉस्टिंग पेडल में, इनका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट नहीं होता। पे टू वर्कर, हड़ताल तोड़वाने के लिए पुराना माल पड़ा पड़ा खराब हो गया जिनको आपने राइट ऑफ कर दिया, ये सारे एक्सपेंडिचर कौन से हैं तुम्हारे, अब नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल, हटाओ इनको, अब नॉर्मल नहीं सब नॉर्मल है ना, हटाओ बेटा। कितना है देखो, नॉर्मल ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब, जो मुझे एब्जॉर्ब करने चाहिए थे, कितने 5,60,000। अब बताओ तुम्हारे ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए कितने हैं, हमने क्या कहा था कि 10.5 रुपीज पर आवर कस्टमर से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। लास्ट में देख के बताओ कितने हमने आर काम किया है, मल्टीप्लाई कर दो 48,000 से, तो कितने एब्जॉर्ब हो गए 5,04,000। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 48,000 आवर्स, तो 60,000 की क्या हो गई अंडर रिकवरी। अंडर रिकवरी हो गई किसकी, ओवरहेड्स की, कितनी 60,000। अब मुझे बताओ कि इनका 3 ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इनमें से कितने नॉर्मल हैं और कितने एबनॉर्मल है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ें, it is revealed from the analysis of the information that 1/4 of the under absorption was due to defective production policy। हमारी प्रोडक्शन की पॉलिसी ही खराब थी। तो ये तुम्हारी गलती है या कस्टमर की गलती है, हमारी है ना। तो ये सीधा कहां जाएगा, कॉस्टिंग P&L में। तो इसमें से क्या कर देना, लेस अंडर रिकवरी ड्यू टू एब नॉर्मल रीजन। कितना हुआ बेटा एबनॉर्मल का, 1/4 15,000, तो 45,000 हो गया अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल, हो जाएगा बेटा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे बताओ, मेथड 1, 2 या 3, 3 करेंगे। और 3 पे जाने के लिए मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, यूनिट्स किसकी,
बताओ यूनिट्स कितनी है? WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक और फिनिश गुड्स सोल्ड। बताओ कितनी कितनी यूनिट्स है? WIP का स्टॉक कितना है? 50%। कितना हो जाएगा? 8000। फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है? देखो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हुआ था कितना? 22,000। इसमें से सोल्ड कितने हो गए? 18,000। तो स्टॉक में कितना आ गया? 4,000। अब इनकी क्वांटिटी जोड़ना बेटा, कितनी होगी? 30,000। ये कितना आ रहा है? यह निकालते हैं हम लोग शेयर इन अंडर रिकवरी। कितना है? 45,000 डिवाइड करके बताओ। 45,000 डिवाइड बाय 30,000, 1.5 रुपीज। इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री रेट। पूरा लिख देना। सप्लीमेंट्री रेट कितना आ गया? 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 12,000, 6,000 और 27,000। बात समझ में आ गई बेटा? प्लीज इतना लाइटली मत लो कि नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन तुम्हें सीरियस लेना है। 20 नंबर का टॉपिक ये एग्जाम में आता है, जो सारा ओवरहेड में करवाने वाला हूँ, और इसके आपको मल्टीपल क्वेश्चन एग्जाम आए हुए क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो ये दोनों समझ में आ गए। ये दोनों मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको, टॉप मोस्ट जो हाई वैरायटी क्वेश्चन है वो करवा दिए। अब इसमें जो लो वैरायटी के क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ लो वैरायटी में कौन कौन से क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 29, दैट विल बी योर होमवर्क। 30 एंड 31, 32 एंड 33 मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो यहाँ पर तुम्हारा जो टॉपिक था अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी का जो ट्रीटमेंट, वो खत्म हो गया। सर ये तो अंडर रिकवरी था, ओवर रिकवरी आपने बताया नहीं। उल्टा कर लो। जहां अंडर रिकवरी से तुम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो ओवर रिकवरी से उसकी वैल्यू आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। जहां अंडर रिकवरी में फर्स्ट ट्रीटमेंट था P&L में ट्रांसफर करना, कोस्टिंग P&L में, तो वो एज ए लॉस ट्रांसफर हो रहा था, तो ओवर रिकवरी में वो एज ए प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड मेथड में हमने क्या किया था? अंडर रिकवरी को नेक्स्ट ईयर के बजट पे क्या किया था? ट्रांसफर। तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर में वो क्या हो रहा था? ऐड। ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और लास्ट में जब ये तीन आपने स्टेप निकाल के हम इन तीनों की वैल्यू क्या करें? इंक्रीज करें ना, तो ओवर रिकवरी में तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आपको कम, देखो यूनिफॉर्मिटी आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई। ये थोड़ी ना है कि प्रॉफिट हो गया तो हम सीधा P&L में बेच देंगे, लॉस हो गया तो कस्टमर की वैल्यू पे क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। एक मेथड आपको अडॉप्ट करना है एंड यू हैव टू फॉलो दैट मेथड थ्रू आउट द लाइफ। होगी, करो ना, कौन मना करता है? वैल्यू तो हमेशा फ्लक्चुएट होगी। क्या हर साल क्या बजट सेम रहेगा? हर साल क्या ओवरहेड के एस्टिमेशन सेम रहेंगे? क्या हर साल ओवरहेड के अंदर जो क्वांटिटी का एस्टिमेशन लगाते हो हमेशा सेम रहेगा क्या? वो तो हर साल आपको ये काम करना पड़ेगा। ईयर के बिगिनिंग में एस्टिमेशन है और ईयर के एंड में कंट्रोलिंग है। ईयर के बिगिनिंग में प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है, वो तो आपको हर साल करना पड़ेगा। और बेसिकली ये जो चीजें होती है ना, एक्चुअल और एस्टिमेशन का कंपैरिजन, बेसिकली हर कंपनी 6 मंथ से करती है। कब करती है? 6 महीने से। रीजन बीइंग, अगर 6 मंथ में आपको पता लग गया है कि कुछ गलत हो रहा है, तो एटलीस्ट मैं अपनी प्राइस क्या कर सकता हूँ? रिवाइज तो करूंगा ना। अगर मैं ओवर प्राइस चार्ज कर रहा हूँ या अंडर प्राइस चार्ज कर रहा हूँ तो मैं रिवाइज तो करूंगा ना प्राइस। देखो आप बोलना आसान है, 3 महीने छोड़ो, मैं कहता हूँ हर डे कर लो। 3 मंथ कहना आसान है, लेकिन 3 मंथ में मतलब साल में 4 बार इन कैलकुलेशन को करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आप देखो तो वन टाइम ही पॉसिबल है, लेकिन आज के जमाने में कंपनीज में इतने सॉफ्टवेयर लग चुके हैं, समझ गए ना, सारा काम सॉफ्टवेयर बेस पे होता है, तो वहां पर ये चीजें फटाफट कैलकुलेट करना पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं? नॉर्मली साल में 2 बार करते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना, आप देख लेना, हर क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि आपको 6 मंथ बाद ऐसा हो गया। 6 मंथ बाद हमने हमने बजट को क्या किया है? एक्चुअल से कंपेयर किया है। हर 6 मंथ बाद में लिखा मिलेगा। तो ये चैप्टर हमारा जो स्टार्ट हुआ था, उसमें जो हमारा थर्ड स्टेप था, इसका नाम क्या था? अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी, वो कंप्लीट होता है। अब अच्छा, अब सोचो इसके बाद क्या होता होगा? ये तो लास्ट था। अब सोचो इससे पहले क्या होता है? ये तो स्टेप नंबर 3 था। अब कैसे? आपको ये क्वांटिटी का बेस दे रखा होगा, तो ऐसे नहीं लिखा मिलेगा कि मेथड 3 से करना है।
आपको क्वांटिटीज ही गिवन होगी, आपको स्टॉक की, सोल्ड की, ना कुछ भी नहीं दे रखा होगा, आपको ऐसे नहीं दे रखा होगा कि कौन सा मेथड लगाना है, आपको दे रखा होगा ये सारा हिसाब किताब, वो बोलेगा ट्रीटमेंट कर दो। तो क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल हो तो ट्रीटमेंट हम ये ही करेंगे, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो कि आपको ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर बजट करना है या ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पेडल करना है, क्वेश्चन बोले तो बात अलग है, अदरवाइज आप यही मेथड करोगे। अच्छा, नॉर्मली हमारे दिमाग में आता ना कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो एंड हो गया, क्योंकि जो अंडर रिकवरी थी उसको हमने प्रोडक्ट की वैल्यू पे चार्ज कर दिया, उसकी जर्नल एंट्री भी सीख ली। अब क्वेश्चन आता है इससे पहले क्या होता है, इससे पहले क्या होता है, जहां से ये टॉपिक की शुरुआत होती है इससे पहले वही होता है। इस टॉपिक की शुरुआत कहां से हुई थी बताओ, हमने एक रिकवरी रेट निकाली थी, याद है? रिकवरी रेट कैसे निकाली थी हम लोगों ने? हमने कहा था कि एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आवर्स का डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, रिकवरी। यस और नो? अब टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब फिर तुम बोलोगे सर फर्स्ट स्टेप, तो सेकंड स्टेप में जब मैं तुम बोलूंगा खत्म हो जाएगा तो मैं बोलूंगा बताओ इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो वो स्टेप नंबर 1 पे आ जाएगा। अब इसमें इस टॉपिक को हम बोलते हैं मशीन आर रेट। क्या बोलते हैं? मशीन आर रेट मेथड। क्या बोलते हैं? मशीन आर रेट, जिसमें हम एस्टिमेशन लगाएंगे ओवरहेड्स का और एस्टिमेशन लगाएंगे किसका, आर्ट्स का, ताकि हम पर आर की रेट निकाल सकें। लेकिन ये हम बाद में करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग तुम क्या करोगे, जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन दिए हैं ना, उनका फटाफट क्या करो, होमवर्क नहीं, उनको अभी कंप्लीट करो। आगे भागने से अच्छा किया, जितना किया है पहले उसको कंप्लीट करो। बाकी बचा हुआ जो मशीन आर का टॉपिक है उसकी आएगी बच्चों आपके पास में एक सेपरेट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।